हेलो एवरीवन और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आरकेपी 360 के पॉलिटी के क्लास में। एंड आज की क्लास में हम बात करेंगे क्वेश्चन आंसर्स की, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही रहने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। एंड आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगेगी। एंड अगर आपको ये क्लास अच्छी लगेगी तो उसके बाद हम एक बैच भी लॉन्च करने जा रहे हैं आरकेपी 360 की ऐप पे। तो अभी से जाके आप आरकेपी 360 की ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और बैच की अनाउंसमेंट आपको जल्द ही आने वाले दिनों में मिल जाएगी, या तो आज शाम को या कल सुबह तक आपको वो अनाउंसमेंट मिल जाएगी। एंड उसके लिए आप इनरोल कर लीजिए अभी बैच, सॉरी, डाउनलोड कर लीजिए अभी आप ऐप को, ताकि आपको एनरोल करने में कोई दिक्कत ना आए। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। एंड याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि हमने टॉपिक्स कर लिए हैं उनमें से ही। ओके, तो सबसे पहला टॉपिक था हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो आइए शुरू करते हैं उसको। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप सबके लिए क्या है? एक सेकंड, पेन बदल लेते हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस्ड द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शंस इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम? क्या कहता, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में पहली बार चुनाव के सिद्धांत की शुरुआत की थी? मतलब इलेक्शंस कौन से एक्ट के थ्रू शुरू किए गए थे? तो इसका आंसर जल्दी से बता दीजिएगा क्या होने वाला है। बी पार्ट, यानी कि इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892 के द्वारा इसको शुरू किया गया था। दिस एक्ट इंट्रोड्यूस्ड द यूज ऑफ नॉमिनेशन मैकेनिज्म ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सर्टेन बॉडीज, इफेक्टिवली ऑपरेटिंग एज इनडायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शंस विदाउट द यूज ऑफ वर्ड इलेक्शन एक्सप्लिसिटली इन द टेक्स्ट। इसका मतलब क्या है? इनडायरेक्ट इलेक्शंस की बात की जाती थी किसके द्वारा? इंडियन काउंसिल्स एक्ट के द्वारा पहली बार इनडायरेक्ट इलेक्शंस की बात की गई थी। तो इसका याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं। द क्रिश्चियन मिशनरीज, सॉरी, द क्रिश्चियन मिशनरीज वर अलाउड टू स्प्रेड द रिलीजन ऑफ इंडिया अंडर विच एक्ट? जी, क्या बोला? किस अधिनियम के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में अपने धर्म का प्रचार करने की अनुमति दी गई थी? तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? बी पार्ट ही, यानी कि चार्टर एक्ट ऑफ 1813। क्या है इसका आंसर? चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के द्वारा क्रिश्चियन मिशनरीज को क्या किया गया था? अलाउ किया गया था कि आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। By virtue of which act was diarchy introduced in the provinces of British India? Diarchy का मतलब क्या है? दो तरह की सरकार, सेंटर और स्टेट की सरकार जैसे हम बोलते हैं। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत के प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी? तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? बी पार्ट है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत डायरकी को अलाउ किया गया था। ये हमने पढ़ा भी था। कौन सा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की बात की जा रही है। आगे बात करते हैं। Which act for the first time made it possible for Indians to take some share in the administration of their country? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सिविल सर्विसेज में किस एक्ट के थ्रू इंडियंस को अलाउ किया गया था? सिविल सर्विसेज मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी की या ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के अंदर पार्ट लेने के लिए जो एग्जाम्स होते थे, उसके लिए अलाउ किया गया था इंडियंस को भी पार्ट लेने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा चार्टर एक्ट ऑफ 1833, यानी कि हमारा ए पार्ट आएगा इसका आंसर। तो क्या कहता है? सेक्शन 87 ऑफ द 1833 एक्ट एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर्ड दैट नो नेटिव ऑफ इंडिया शुड बी बार्ड फ्रॉम होल्डिंग एम्प्लॉयमेंट अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी प्योरली बेस्ड ऑन रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट और कलर। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि इंडियंस को अलाउ किया गया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पोस्ट्स हैं उनके अंदर अ, आप क्या कर सकते हैं? उन पोस्ट्स को होल्ड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो पहला स्टेटमेंट क्या कहते हैं? डेजिग्नेटेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। नहीं। इट एस्टेब्लिश्ड अ सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा इन 1774। और नेक्स्ट क्या बोला? यहाँ बोलेगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसने बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नामित किया। इसने 1774 में कलकत्ता में एक
सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, आपको ये बताना है। तो ये हमारी जो पहली स्टेटमेंट है, डेजिग्नेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और जो हमारी सेकंड स्टेटमेंट है, इट एस्टैब्लिश्ड अ सुप्रीम कोर्ट एट कैलकटा इन 1774, ये भी हमारी एक बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो पार्ट कौन सा आ जाएगा आपका, सी पार्ट हो जाएगा सही। तो बोथ 1 एंड 2 इसका आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स लेड टू द सेपरेशन ऑफ बर्मा। बर्मा आज के टाइम में बर्मा को बोला जाता है म्यांमार। क्या बोला जाता है, एक सेकेंड, क्या बोला जाता है, म्यांमार बोला जाता है जी। तो इंडिया में से म्यांमार को किस एक्ट के तहत अलग किया गया था। इंडिया में से म्यांमार को किस एक्ट के तहत अलग किया गया था। तो इसका आंसर है आपका सी पार्ट, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। किसके तहत, सी पार्ट यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। नेक्स्ट आ जाते हैं। द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू इशू ऑर्डिनेंसेस इज इंस्पायर्ड बाय विच ब्रिटिश एरा लेजिस्लेशन। ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है, आपको मैं इसका एक बार आर्टिकल भी याद करवा देता हूँ। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है कि जब हमारा पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, पार्लियामेंट नॉट इन सेशन, जब हमारा पार्लियामेंट नॉट इन सेशन है, तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट के पास पावर होती है लॉज बनाने की। क्या बोला, उस टाइम पे प्रेसिडेंट के पास पावर होती है लॉज बनाने की। तो वहां पे प्रेसिडेंट बनाएगा उसको लॉ। जी। तो ये पावर कौन से एक्ट के द्वारा दी गई थी। तो इसका आंसर आ जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्या आ जाएगा इसका आंसर, भारत सरकार अधिनियम 1935। विद ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स initially appeared in the Indian Councils Act of 1861, the modern structure utilized under Article 123, जो आज हमारा आर्टिकल क्या है 123, याद रखिएगा 123 ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होती है किसकी, प्रेसिडेंट की। इज एक्सटेंसिवली derived फ्रॉम सेक्शन 42 ऑफ द 1935 एक्ट। कहाँ से उठाया गया इसको, 42 सेक्शन ऑफ 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। आगे बात करते हैं। इन द फेडरेशन एस्टैब्लिश्ड अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट of 1935 रेजिड्यूरी पावर्स वर गिवन टू द। तो रेजिड्यूरी पावर्स किसको दी गई थी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा सी पार्ट, यानी कि गवर्नर जनरल को दी गई थी। रेजिड्यूरी जो पावर्स थी वो किसको दी गई थी, गवर्नर जनरल को दी गई थी। कौन सी, अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी, गवर्नर जनरल को दी गई थी। चलिए आगे बात करते हैं। विच एक्ट स्प्लिट द लेजिस्लेटिव काउंसिल of the Governor General into separate executive and legislative wings। किस एक्ट के तहत, या हिंदी में पढ़ लेते हैं, किस अधिनियम ने गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों के को पहली बार अलग किया। तो इसका आंसर आ जाएगा सी पार्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। किसने किया था, 1853 का जो हमारा चार्टर एक्ट अधिनियम था उसने इसको अलग किया था। The 1853 Act added 6 new legislative councillors to the body, creating the Indian Central Legislative Council, thereby separating legislative acts from executive operations। क्या बोला कि जो लेजिस्लेटिव एक्ट्स यानी कि लॉ मेकिंग की जो चीज़ है उसको अलग किया गया, और जो एग्जीक्यूटिव जो लॉ को लागू करने वाली चीज़ है उसको अलग बनाया गया। पहले दोनों सेम होती थी। ओके। सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच रिफॉर्म। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आ जाएगा मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स। वेरी इंपॉर्टेंट, मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स के द्वारा क्या किया गया था, सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स को लाया गया था। द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसको हम मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स भी बोलते हैं, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन लीडिंग लॉर्ड मिंटो टू बी वाइडली नोन एज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। क्या बोला जाता है इनको, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस चीज को। कौन है फादर, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, तो इनका नाम है लॉर्ड मिंटो। कौन है, लॉर्ड मिंटो। चलिए अब हमारा दूसरा टॉपिक आ गया जिसका नाम क्या है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्या नाम है इसका,
मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो जो हमारा ये वाला टॉपिक है, इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, तो बनिए रहिएगा और देखते रहिए कि हमारे पास कौन से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट प्रपोज्ड द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया। तो मैंने ये बताया भी था कि इसका आंसर क्या आएगा जब मैंने मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चैप्टर करवाया था। तो इसका आंसर है एम एन रॉय। किसने करवाया था ये? एम एन रॉय। में सबसे पहले कब बोला था? 1934 में बोला था कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। कब बोला था? 1934 में बोला था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Formal idea of the Constituent Assembly was put forward by radical Democrat pioneer M. N. Roy in the year 1934. It officially became an INC demand in 1935. ठीक है, एंड एम एन रॉय जो थे हमारे सीपीआई के एक नेता थे। कौन सी पार्टी से जुड़े हुए थे वो? सीपीआई से जुड़े हुए थे। ओके, तभी इनको क्या बोला गया? कहा गया रेडिकल डेमोक्रेट। तो ये जो बेसिकली क्या है, सोशलिस्ट तरह के लोग होते थे उनको बोलते थे। ओके, नेक्स्ट आते हैं 12th क्वेश्चन। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज सेट अप अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ। तो किसके तहत, कौन से प्लान के तहत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया को बनाया गया था? तो इसका आंसर आ जाता है कैबिनेट मिशन प्लान। किसके द्वारा? कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा इस चीज को बनाया गया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इकट्ठा किया गया था। कौन सा था हमारा कैबिनेट मिशन प्लान? 1946। और आपको याद करवा देता हूँ कि फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी हमारी? फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। और जो हमारे अ, उस टाइम के चेयरमैन कौन थे? टेम्परेरी चेयरमैन जो उस दिन के लिए बनाए गए थे, वो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Who was elected as the permanent president of the Constituent Assembly? पर जो मैंने आपको पहले बताया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, वो कौन थे? वो थे टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और जो हमारे परमानेंट प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो हमारे सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, इनको बनाया गया था सीनियोरिटी बेसिस पे। सीनियोरिटी बेसिस का मतलब क्या है कि जो सबसे बड़े लीडर थे उनको बनाया गया था चेयरमैन। और उसके बाद इलेक्शन के थ्रू परमानेंट चेयरमैन बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। चलिए आगे बढ़ते हैं 14th क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 14th क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस which वो outlined the underlying philosophy of the Indian Constitution was moved in the assembly by। तो जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस है उसको किसने कौन पेश करा था उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? उसका आंसर आ जाएगा डॉक्टर जवाहरलाल, सॉरी डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर क्या आ जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू आ जाएगा इसका आंसर। बाद में यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या बन गया था? प्रियम्बल बन गया था। क्या बन गया था? प्रियम्बल बन गया था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है कि इसको लाया कब गया था? 13 दिसंबर। हमारी जो पहली मीटिंग थी वो कब हुई थी? 9 दिसंबर को। एंड 13 दिसंबर को, यानी कि 4 दिन बाद ही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस को लाया गया था। और इसको अडॉप्ट कब किया गया था? यहाँ लिखा नहीं हुआ, जनवरी 1947 में। और मैं आपको ऐसे लिख देता हूँ, 22 जनवरी 1947 में इसको अडॉप्ट कर लिया गया था। आगे बढ़ते हैं। How many members were originally allocated to the princely states in Constituent Assembly before partition? विभाजन से पहले संविधान सभा में देशी रियासतों यानी प्रिंसली स्टेट्स को मूल रूप से कितनी सीटें आवंटित की गई थी? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 93। कितनी दी गई थी उनको? 93 सीट्स दी गई थी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे पास टोटल कितने थे? आउट ऑफ द टोटल इनिशियल स्ट्रेंथ हमारी कितनी थी? 389 मेंबर्स। कितनी थी? 389 मेंबर्स। पार्टीशन से पहले, ये किसकी बात हो रही है? पार्टीशन से पहले ब्रिटिश प्रोविंसेस हेल्ड 292 सीट्स, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस हैड 4 एंड द प्रिंसली स्टेट्स हैड 93 सीट्स। और पार्टीशन के बाद हमारे टोटल मेंबर्स कितने थे? 299 मेंबर्स थे आफ्टर पार्टीशन। कब? आफ्टर पार्टीशन। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
Who among the following served as the constitutional advisor to the Constituent Assembly? तो निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में कार्य किया था? तो कौन था हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर? क्या वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, के एम मुंशी जी थे, बी एन राव थे, या अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी एन राव जी थे। कौन थे? सर बी एन राव। सर बंगाल नारसिंह राव वॉज Benegal Narsingh Rao was appointed as the constitutional advisor. He prepared the initialization drafts of the constitution, which were later analyzed by the drafting committee. इन्होंने जो शुरुआती कागज थे ड्राफ्टिंग कमेटी के लिए उनको बनाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। The members of the Constituent Assembly were डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑन एडल्ट फ्रेंचाइज। एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब कि वोट करवा के डाला गया था। नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर जनरल। इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज या नॉमिनेटेड एक्सक्लूसिवली बाय कांग्रेस एंड लीग। तो इसका आंसर आ जाएगा सी पार्ट के इनडायरेक्टली इलेक्शंस करवाए गए थे और उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर खड़ा किया गया था। जी अगला सवाल हमारा क्या है? हु वाज द चेयरमैन ऑफ द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा जो भी प्रोविंशियल स्टेट से रिलेटेड जो भी बात होती है तो उसको याद रखिएगा। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उनके। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और यहाँ पे एक सवाल मेरे ख्याल यहाँ पे डाला नहीं मैंने, तो वो है ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे? तो ड्राफ्टिंग कमेटी के हमारे हेड थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। On which date did the Constituent Assembly officially adopt the national flag of India? तो संविधान सभा ने कब हमारा नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया था? तो इसका आंसर आ जाएगा 22 जुलाई 1947 को। कब किया था? 22 जुलाई 1947 को। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में आपको ये भी बता दिया गया नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग को कब अडॉप्ट किया था? 24 जनवरी को, यानी कि रिपब्लिक डे से, गणतंत्र दिवस से 2 दिन पहले अडॉप्ट किया था इसको। अब लास्ट क्वेश्चन, सॉरी लास्ट हमारा टॉपिक आ गया। 5 क्वेश्चन रह गए हैं। कितने? ये 19 था। 6 क्वेश्चन रह गए हमारे। तो वो किसके ऊपर है? सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे। किसमें है? सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे। तो डीपीएसपी पूछा गया। डीपीएसपी किस देश से उठाया गया या किस कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया गया? तो उसका आंसर आ जाएगा आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से डीपीएसपी को उठाया गया है। आगे बात करते हैं। Feature of judicial review and fundamental rights in the Indian Constitution is heavily inspired by the Constitution of। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा कि जुडिशियल रिव्यू और फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर लिए हैं? तो उसका आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिए हैं। कहाँ से लिए हैं? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। आगे बात करते हैं। द स्ट्रक्चरल एंड मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज लार्जली डिराइव्ड फ्रॉम। क्या बोला? ये बिल्कुल याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोग गलती भी कर जाते हैं कई बारी। हम मैंने ये देखा मोस्टली जो बच्चे क्या करते हैं वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन टिक करके आ जाते हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर और एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है, यानी कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है या जो हमारी डिवीजन है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी में, वो हमने कहाँ से उठाया है? वो हम बोल देंगे, मतलब ज़्यादातर जो लोग हैं वो क्या लिख देंगे? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन वो क्या हो जाएगा? गलत। असली में इसका आंसर क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आपका जो मोस्टली कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही बनाया गया है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। The ideal of liberty, equality and fraternity enshrined in our preamble is borrowed from the। तो बोल रहा है कि लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का जो हमारा सिद्धांत है वो कहाँ से उठाया गया है? वो उठाया गया है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। कहाँ से उठाया गया? फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से भी नहीं, फ्रेंच रेवोल्यूशन से उठाया गया। किससे उठाया है? फ्रेंच रेवोल्यूशन से उठाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 2 क्वेश्चन रह गए हमारे। द प्रोविजन ऑफ अ कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट की जो प्रोविजन है वो हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो की है? तो कॉन्करेंट लिस्ट हमारी 7th शेड्यूल के अंदर है एंड इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑस्ट्रेलिया। वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने ऑस्ट्रेलिया से इस फीचर को उठाया है।
द प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अडॉप्टेड फ्रॉम, जो हमारी अमेंडमेंट का प्रोसीजर है वो हमने कहाँ से उठाया, वो लिया हमने साउथ अफ्रीका से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे 25 क्वेश्चन होते हैं पूरे। एंड आज के लिए इतना ही, तो मिलेंगे आपसे कल की क्लास में। एंड आई होप आपको ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत महत्वपूर्ण लगे होंगे, आपको अच्छे लगे होंगे। एंड आई होप कि आप इस क्लास को लाइक करेंगे एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। एंड मैं चाहूँगा मैं चाहूँगा कि आप सारे RKP 360 की जो ऐप है उसको जाके अभी डाउनलोड कर लीजिए, ताकि जब बैच लॉन्च हो, पॉलिटी का जब बैच लॉन्च हो, तो आपको खरीदने में कोई दिक्कत ना आए। ओके, चलिए, वेट करते रहना, बहुत ही जल्दी आपके लिए अनाउंसमेंट होएगी पॉलिटी के बैच के लिए। एंड क्वालिटी उसके अंदर बहुत अच्छी रहने वाली है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करी जाएंगी, जैसे कि प्रैक्टिस पेपर्स दिए जाएंगे, आपको लाइव क्लासेस दी जाएंगी, और प्रैक्टिस पेपर्स, लाइव क्लासेस, PYQs दिए जाएंगे, और डाउट सॉल्विंग होएगी उसमें। ठीक है, तो चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, एंड बाय।